कस्तूरी का पति ट्रक चलाता था। एक बार ज्यादा लोड के कारण ट्रक पलट गया और उसमें दबकर उसके पति की मौत हो गई। ट्रक क्या पलटा, कस्तूरी की किस्मत ही पलट गई। मालिक ने कोई मुआवजा नहीं दिया, बदले में 3 महीने का एडवांस बताकर 15,000 और वसूल लिए। अब बेचारी कस्तूरी को 7 साल के बेटे राघव की चिंता सताने लगी। अब वो क्या करेगी, क्या खाएगी? दिमाग ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया। वक्त एकदम से ही बदल गया। राघव ने कस्तूरी की आंखों को अपनी नन्ही उंगलियों से पोंछते हुए कहा, क्यों रोती हो माँ? पिताजी छोड़कर चले गए इसीलिए? रोना बंद करो माँ, मैं हूं ना। पिताजी कहते थे कि मैं उनका शेर बेटा हूं, फिर भी आप रोती हो। शेर की माँ को रोना शोभा नहीं देता। अब कस्तूरी उसे कैसे बताती कि जिस घर में वो रहते हैं वो किराए का घर है। अभी पिछले 2 महीने का किराया बकाया है। आखिर वो इतना पैसा कैसे चुकाएगी? तभी वहां मकान मालकिन आ धमकी और बोली, सुनो कस्तूरी, अब मेरे घर का किराया देना तुम्हारे वश की बात नहीं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम ये घर खाली कर दो। घर खाली कर दिया तो हम तो फुटपाथ पर ही आ जाएंगे। कुछ समय की मोहलत और दे दो। अब मैं और नुकसान नहीं उठा पाऊंगी कस्तूरी। तुम्हारा तो ये पूरी जिंदगी का दुख है। 4 दिन या महीने में ही बिल्डिंग थोड़े ही ना खड़ी कर लोगी। कस्तूरी अपने सब्र का घूंट पीकर कुछ बर्तन, कपड़े और जरूरी सामान उठाकर घर से बाहर आ गई। आंखों से आंसू और राघव के सवाल रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। राघव ने मासूमियत से पूछा, माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा घर कहाँ होगा? क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे? कस्तूरी ने उसे फटकारते हुए कहा, अब तुम चुप हो जाओ राघव। मेरा सिर दर्द के मारे फटा जा रहा है। ऊपर से तुम्हारे सवाल रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मैं नहीं जानती अब क्या होगा। बस अब तो जहाँ किस्मत ले जाएगी वहीं जाना होगा। कस्तूरी राघव को अपने आंचल में छिपाए कुछ दिन फुटपाथ पर ही रही। लोग उसे भिखारिन समझकर भीख देने लगे। कोई पैसे दे जाता तो कोई खाना। बस ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। माँ, अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि लोग हमें भिखारी समझकर भीख देने लगे हैं। बेटा, जब तुम्हारे पिताजी जिंदा थे तब बात और थी, लेकिन अब समय बदल गया है। भीख मांगने के सिवा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे अब कोई काम ढूंढ लेना चाहिए। इस तरह भीख मांगकर आखिर कब तक गुजारा होगा? कस्तूरी ने कई जगह काम ढूंढा, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिला। अंत में उसने सोच लिया था कि नदी में छलांग लगाकर ये जीवन लीला समाप्त कर लूं। मगर इससे पहले वो कुछ करती, किसी ने उसे पीछे से खींचकर थप्पड़ मारा और कहा, ये क्या करने जा रही हो तुम? तुम्हारे पास खड़ा ये मासूम बच्चा आज अपनी माँ को खो देता, उसके बाद सोचा है इसका क्या होता? लोग इसे बेच देते और इसके हाथ पैर तोड़कर भीख मंगवाते। ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी कि तुम नदी में कूदने चल दी? कस्तूरी ने उस औरत को सारी बातें बताई। वो औरत बोली, मेरा नाम ज़ोराबाई है, पेशे से तवायफ हूँ। पेट भरने के लिए जिस्म बेचती हूँ, लेकिन कभी मरने के बारे में नहीं सोचा। मर गई तो मेरे साथी बहनों का गुजारा कैसे होगा? चलो मेरे साथ और वहीं रहकर मेरे साथ काम करना। सच में भूखी तो बिल्कुल नहीं मरोगी। कस्तूरी पीछे हटती हुई बोली, नहीं नहीं, मैं मर जाऊंगी लेकिन ऐसा काम कभी नहीं करूंगी। ज़ोराबाई ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, अरे और कुछ नहीं तो नाच गा तो सकती हो ना, बस इतना ही कर लो। और ज्यादा कुछ करने को किसने कहा? तभी वहाँ राघव भूख और गर्मी के कारण वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। कस्तूरी ने उसे गोद में उठाया और उसकी हालत देखकर रोने लगी। मैं कहती हूँ चलो मेरे साथ, वरना पति के साथ बेटे को भी खो दोगी। कस्तूरी उसके साथ चली गई। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। ज़ोराबाई ने डॉक्टर को बुलाया और राघव को दवाई दिलवाई। फिर उन्हें पेट भर खाना दिया। रात में सोने के लिए उन्हें एक अलग कमरा दिया। बहुत दिनों बाद आरामदायक बिस्तर मिलते ही उन्हें चैन की गहरी नींद आ गई। अगले दिन ज़ोराबाई ने कस्तूरी को उसका काम समझा दिया। कस्तूरी अब ज़ोराबाई के ग्राहकों के सामने नाचती और गाती, बदले में उसे पैसा मिलता। कस्तूरी संतुष्ट थी। कम से कम अब उसका बेटा फुटपाथ पर तो नहीं रहेगा। अब उसका राघव एक अच्छे स्कूल में पढ़ सकेगा और वो उसे पढ़ा लिखाकर एक बड़ा आदमी बनाएगी। कस्तूरी ने राघव का एक बड़े स्कूल में दाखिला करा दिया और खुद अपने काम में व्यस्त हो गई। कुछ सालों बाद राघव का स्कूल खत्म हो चुका था। कस्तूरी को लगा कि अब उसका बेटा जवान हो गया है। अब तक वो इतना पैसा जोड़ चुकी थी कि उसका और राघव का जीवन आराम से गुजरे। इसलिए उसने इस कोठी की दुनिया से संन्यास लेकर वहां से चले जाना बेहतर समझा। माँ, अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम दूसरे शहर जा रहे हैं बेटा। वहां से मैं तुम्हें विदेश भेज दूंगी। तुम वहीं रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करना और मेरा नाम रोशन करना।
यहाँ हमें सब लोग जानते हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हें नाचने गाने वाली का बेटा कहे। कस्तूरी के संघर्ष ने राघव को विदेश भेज दिया और खुद एक घर खरीद कर रहने लगी। जीवन व्यापन के लिए उसने अपने घर का कुछ हिस्सा किराए पर उठा दिया। कुछ सालों बाद कस्तूरी ने राघव को फोन किया। हेलो बेटा राघव, कितने दिन हो गए हैं तुमने फोन भी नहीं किया। तुम जानते हो ना तुम्हारी माँ हर पल तुम्हारे लिए तड़पती रहती है। माँ, कितनी बार कहा है ड्यूटी टाइम में मुझे फोन मत किया करो। तुम्हें तो कुछ काम है नहीं, लेकिन मेरी पढ़ाई भी है, साथ में जॉब भी। फुर्सत मिलेगी तो मैं खुद ही कर लूंगा। अभी कितनी पढ़ाई और बाकी है बेटा। 3 साल से तुम्हारी शक्ल नहीं देखी। अब सब छोड़ छाड़ कर वापस आ जाओ। शादी की उम्र हो गई है तुम्हारी। कहीं ऐसा न हो कि मैं कोई सुख देखे बिना ही स्वर्ग से धार जाऊं। माँ, मेरा आना तो मुश्किल है, लेकिन मैं जल्द ही तुम्हारा वीजा भिजवा दूंगा। तुम ही यहाँ आ जाना। मैंने यहाँ एक लड़की पसंद कर ली है, सोनिया। यहीं शादी करके यहीं सेटल होना चाहता हूँ। ये सुनकर कस्तूरी ठगी सी रह गई। उसके हाथ पैर ढीले पड़ गए। वो बोली, नहीं राघव, तुम्हें आना होगा। इस तरह तुम अकेले अपने जीवन का फैसला नहीं कर सकते। माँ, अपनी सोच बदलो, अब वक्त बदल गया है। ये राघव क्या कह रहा है? वो वापस नहीं आएगा? उसने लड़की भी वही पसंद कर ली है। लगता है अब मुझे वहां जाना ही पड़ेगा। कुछ दिनों बाद राघव ने कस्तूरी का वीजा भेज दिया। कस्तूरी राघव के पास चली गई। वहां जाकर पता चला कि राघव तो सोनिया से पहले ही शादी कर चुका है। सोनिया की माँ अंग्रेज थी और बाप भारतीय, इसलिए सोनिया को हिंदी अच्छे से आती थी। आइए मॉम, अब ये आपका ही घर है। आप यहाँ रहेंगी तो मुझे सुबह में नाश्ते और लंच की टेंशन नहीं रहेगी। जानती हूँ इतना तो आप कर ही लेंगी। मुझे और राघव को सुबह जल्दी ऑफिस जाना पड़ता है। माँ, ये देखो तुम्हारा पोता आरव। अब तुम दादी पोता साथ में मस्ती करना। वैसे ही सोनिया पूरा दिन थक जाती है। आरव को देखकर कस्तूरी ने चैन की एक सांस ली। वो सब दुख और शिकायतें भूल गई, मगर अगले ही पल अपने सारे अरमान मिट्टी में मिले नजर आए। सोचा था कि सारी उम्र रो रो कर गुजारी, अब बेटी की शादी करूंगी, बहू आएगी, खूब धूम धड़ाका होगा। लेकिन राघव मेरे सारे सपने मिट्टी में मिला देगा, ये नहीं सोचा था। खैर, जो भी हुआ अब तो सब देखना ही है। अगले दिन सोनिया ने कस्तूरी का परिचय रसोई में रखे सभी मिर्च मसालों से करा दिया, क्योंकि सोनिया के ऑफिस जाने के बाद रसोई उसको ही संभालनी थी। मॉम, अब आपको कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आरव की मेड हटा दी है। भला दादी से अच्छा ख्याल और कौन रख सकता है? सब समझ गई बहू। सुबह तुम दोनों का नाश्ता बनाकर मुझे लंच रखना है। उसके बाद घर के काम निपटाकर आरव का अच्छे से ख्याल रखना है। अगले दिन से ही कस्तूरी अपने काम में जुट गई और वो दोनों ऑफिस निकल गए। उनके जाने के बाद कस्तूरी घर की साफ सफाई में लग गई और उसके बाद आरव की देखभाल में। शाम हो गई, वो दोनों ऑफिस से आ गए। मॉम, डिनर में क्या बनाया है? बहू, मुझे लगा कि... अरे सासू मॉम, लगना ही क्या था। थकी हुई आती हूँ इसलिए घर आकर खाना बनाने की हिम्मत नहीं होती। वैसे तो हम बाहर खा आते थे, पर जब आप आ गई है तो आपके हाथ के गरम खाने की बात ही कुछ और होगी। अब आपको जो अच्छा लगे बना लिया करना। कस्तूरी समझ गई थी कि उनके बहू बेटे ऑफिस संभालेंगे और वो घर और उनका बेटा। इसी तरह 2 साल बीत गए। सोनिया अपनी सास से उकताने लगी। कस्तूरी यहाँ इतनी व्यस्त हो चुकी थी कि उसे खुद के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला। दिन रात काम करते करते वो बीमार पड़ गई। ये क्या माँ, एक तो हम लोगों के पास वैसे ही समय नहीं है, उस पर तुमने बीमारी पकड़ ली। राघव, ये मेरे वश की बात नहीं है। मैं अब बूढ़ी हो चली हूँ। इन हड्डियों में इतना काम करने की ताकत नहीं बची है। माँ, किसने कहा काम करने को? हम लोग ऑफिस जाते हैं तो घर तो देखना ही पड़ेगा ना। अब तुम इतनी लापरवाही बरतोगी तो इसमें मेरा और सोनिया का क्या कसूर? देखो तो कितनी खांसी हो गई है। एक दिन कस्तूरी ने राघव और सोनिया को बात करते हुए सुना। मॉम को इतनी खांसी है, मैं डरती हूँ कि कहीं हमारे आरव को इन्फेक्शन ना हो जाए। और फिर जब से मॉम आई है, प्राइवेसी नाम की तो चीज ही नहीं रही। वैसे भी ये घर छोटा है, आरव बड़ा हो रहा है, उसे भी तो एक कमरा अलग से चाहिए होगा। राघव, मुझे लगता है अब मॉम को ओल्ड एज होम भेज देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो इतना समय है नहीं कि हम उनकी देखभाल कर सके। वहां उनका अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। लगता है तुम ठीक कह रही हो सोनिया। मैं आज ही ओल्ड एज होम मैनेजर से जाकर बात करता हूँ। ये सुनते ही कस्तूरी की रुआई फूट पड़ी। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ कि उसका बेटा उसे ओल्ड एज होम भेजने के लिए तैयार है। जिस बेटे के लिए वो सारी उम्र मर्दों के सामने नाचती गाती रही, आज वही बेटा
माँ का त्याग भूल गया। खुद अपने पेट में गांठ लगाकर भूखी पड़ी रही और अपने हिस्से का निवाला उसे खिलाया। आज वो मुझे फालतू चीज समझकर ओल्ड एज होम भेजने की सोच रहा है। माँ बाप अपने 10 बच्चों की परवरिश कर देते हैं, लेकिन औलाद को आज एक पेट भी भारी है। सच में वक्त बहुत बदल गया है। ये सोचते हुए सीना दर्द से फटने लगा और वो जमीन पर गिर पड़ी। ये देखकर राघव और सोनिया दौड़े, मगर तब तक कस्तूरी ये दुनिया छोड़कर जा चुके थे। लेकिन उसने अपने बहू बेटे को समय के हवाले कर दिया। क्या पता कल उनका बेटा भी उन्हें ओल्ड एज होम भेज दे, क्योंकि वक्त सबका बदलता है। जूली एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे कोई कठोर हृदय की मां कूड़े के ढेर पर रखकर छोड़ गई थी। वहां से उसे झुग्गी वालों ने उठा लिया और उसे पलने के लिए हालातों के हवाले कर दिया। वो लोग जानते थे कि ये बड़ी होकर हमारे लिए कूड़ा बनेगी और भीख मांगेगी, इसीलिए उन लोगों ने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने उसे जूली नाम दिया और थोड़ी बड़ी होने पर कबाड़ बिनने में उतार दिया। वो लोग तो कहाँ गए पता नहीं, लेकिन जूली अब भी कबाड़ बीनकर अपना पेट भरती थी। उसके जैसे वहां कुछ और बच्चे भी मिल गए जो सब भाई बहन की तरह रहते थे। जूली उनमें सबसे बड़ी थी। खटका सुन, आज कबाड़ बिनने तू उधर जाएगा और टाइगर तू उधर जाएगा। गिन्नी तू और बिंदिया मेरे साथ रहोगी। बहुत चालाक बनती हो दीदी, जानती हो ना उस तरफ ठेका है। तुम लोग तो बहुत सारी बोतल बिन लोगे, लेकिन हमें तो उधर थोड़ा बहुत कबाड़ मिलेगा। फायदे में तो तुम ही रहोगी। तू ऐसे क्यों सोचता है रे? मैंने कभी तुम्हारे साथ कोई घपला किया है क्या? मैं बड़ी हूँ इसलिए तुम्हें कहा, और इस कमाई से ही हम सबका खाना आता है। मैंने कभी कुछ कहा है? बिंदिया खटका को आंख दिखाते हुए बोली। दीदी ये तो पगला गया है। हम सबको पता है कि तुम जो भी कबाड़ से कमाती हो सब हमारी जरूरतों को पूरा करने में खर्च कर देती हो। हमारे माँ बाप और घर परिवार नहीं है ना, इसलिए। क्या हुआ, कोई नहीं है तो? दीदी तो है ना? ये कहकर सारे बच्चे जूली के गले लग गए। जूली ऐसी ही थी, खुद बिना माँ बाप की बच्ची थी, इसीलिए उन बच्चों का दुख समझती थी और हमेशा उनका माँ की तरह ख्याल रखती थी। जूली आसमान की तरफ देखते हुए बोली, हे भगवान, ये हम गरीब बच्चों की कैसी परीक्षा ले रहा है। बादल उमड़ रहे हैं, अगर बारिश हो गई तो सर्दी बढ़ जाएगी। सिर पर छत है ना, शरीर पर मोटे कपड़े, कैसे कटेगी सर्दियां। अपना तो देख भी लूं, मगर ये बच्चे, इन्हें ठिठुरता हुआ कैसे देखूंगी। कुछ देर के बाद तेज बारिश होने लगी। ठंड के मौसम में ओले भी पड़ने लगे। सारे बच्चे एक बंद गैराज के नीचे सिकुड़ कर बैठ गए। वो सर्दी के मारे ठिठुर रहे थे। दीदी बड़ी जोर की ठंड लग रही है, देखो तो कितनी तेज हवा आ रही है। मैं क्या करूं गिन्नी, जिससे तुम्हें ठंड से बचा सकूं। अब तो सब कुछ गीला हो गया है, वरना कुछ कागज पन्नी जलाकर ही हाथ सेक लेते। आओ तुम्हें अपने दुपट्टे में छिपा लूं। दीदी गिन्नी को तो गोद में छुपा लेगी, लेकिन टाइगर को, वो तो हम सबसे छोटा है। उसे देखकर जूली की आंखों में आंसू आ गए। वो बहुत दुखी होते हुए बोली, कैसे माँ बाप थे हमारे जो हमें इस तरह तड़पते हुए छोड़ गए। एक बार भी नहीं सोचा हमारे बारे में। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। बच्चों ने पूरी रात बोरे ढोकर गुजार दी। सुबह तक बारिश बंद हो चुकी थी। रात में ठंड लगने से खटका की तबीयत बहुत खराब हो गई और 2 दिन बाद उसकी मौत हो गई। खटका की मौत से बच्चे टूट चुके थे। उनमें ठंड को लेकर दहशत बैठ गई। बस अब और बर्दाश्त नहीं होता। सबसे पहले हमें रहने का इंतजाम करना होगा, तभी हम गर्मी और सर्दी से बच सकते हैं। नहीं तो इस तरह से हम सब भी खटका की तरह इस दुनिया से चले जाएंगे। नहीं दीदी, हमें नहीं मरना, लेकिन घर से पहले हमें खाने को चाहिए। बहुत जोर से भूख लगी है। दीदी अगर उधर कॉलोनी में जो बुढ़िया मरी थी ना, आज उसकी 13वीं है। जरूर आलू पूरी बने होंगे। चलो ना दीदी, वहां जरूर झूठे पत्तल पड़े होंगे, उनमें थोड़ा बहुत खाना तो पड़ा हुआ मिल ही जाएगा। जूली की आंखों में आंसू भर आए। वो सोचने लगी कि काश मैं तुम्हें पेट भर खाना खिला पाती, तुम्हें एक बेहतर जिंदगी दे पाती। जूली अपनी आंखें पोंछते हुए बोली, चलो देखते हैं, कुछ मिला तो आज का काम चल ही जाएगा। वैसे भी कई दिनों से बरसात के कारण कुछ काम नहीं हुआ। बच्चे कॉलोनी में गए तो वहां पड़े झूठे पत्तल देखकर खुश हो गए और उन पर टूट पड़े। लेकिन जूली दूर खड़ी देख रही थी। उसकी आंखों में अपने बच्चों के लिए कुछ कर जाने का सपना था। उसे दुख होता था जब उन लोगों को कूड़े से उठाकर खाना खाना पड़ता था। अगर पेट भर गया हो तो जल्दी चलो, कुछ काम भी करना है। यहीं लगे रहे तो कल भी भूखा रहना पड़ेगा। तभी जूली ने देखा
कि एक औरत लकड़ियों की टोकरी और घर की सजावट के सामान बना रही थी। वो उसे गौर से देखती रही। जूली ने उसके पास जाकर पूछा, अम्मा, ये सामान बनाने के लिए आप लकड़ियाँ कहाँ से लाती हो और ये इतनी मुलायम कैसे है? औरत हंसते हुए बोली, अरे बिटिया, जंगल में क्या लकड़ियों का अकाल पड़ा है। बहुत लकड़ियाँ है वहाँ। 2 दिन पानी में भिगो दो तो सब मुलायम हो जाती है, फिर जो चाहे बना सकती हो। जूली ने सोचा, इस तरह से तो हम भी काफी कुछ बना सकते हैं। वैसे भी यहाँ से जंगल थोड़ी ही दूरी पर तो है। उसने सब बच्चों को बुलाया और उसके साथ जंगल में जाकर लकड़ियां तोड़ लाई। अब हम भी इन लकड़ियों से सामान बनाकर बाजार में बेचेंगे। मैंने अम्मा से थोड़ा बहुत सीख लिया है, लेकिन तुम सबको मेरी मदद करनी पड़ेगी। सारे बच्चों ने हाथ में हाथ मारकर जूली का समर्थन किया। बारिश में लकड़ियां वैसे भी गीली होकर मुलायम हो चुकी थी। जूली ने उन्हें चीरकर टोकरी बनाई तो वो उसे देखकर खुद चौंक गई। अरे वाह दीदी, आपने तो अम्मा से भी ज्यादा सुंदर टोकरी बना दी। उधर से निकलती हुई एक लड़की ने पूछा, ए सुनो, ये टोकरी कितने की है? जूली खुशी से उछलते हुए बोली, दीदी, क्या आप ये सच में खरीदेंगी? अरे हाँ भाई, मुझे ये बहुत सुंदर लग रही है, मैं इसे खरीदना चाहती हूँ। बताओ कितने की है? जूली को कुछ नहीं सोचा, उसने बोल दिया 50 रुपए की। लड़की 50 रुपए की टोकरी खरीद कर ले गई। जूली ने खुशी के मारे गिन्नी का मुंह चूम लिया और बोली, अब हमें कूड़ा बिनने की जरूरत नहीं। अब हम यही काम करेंगे और इज्जत की जिंदगी जिएंगे। फिर क्या था, उन बच्चों के साथ साथ उसने अपने जैसे और कई गरीब कूड़ा बिनने वाले बच्चों को काम में लगा दिया। अब वो लकड़ियों से रोज नई नई चीजें तैयार करने लगी। रंग करने के बाद वो सामान और भी सुंदर लगने लगते थे। अब वो पुल के नीचे बैठकर काम करते थे, जिससे बहुत अच्छी बिक्री हो जाती थी। बच्चों, आखिर कब तक हम यूं ही यहाँ पुल के नीचे रहेंगे? मैं सोच रही हूँ कि जैसे हम लकड़ियों से बाकी सामान बनाते हैं, उसी तरह लकड़ियों का घर भी तो बना सकते हैं। हाँ दीदी, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हम लकड़ियों से एक सुंदर और बड़ा घर बनाएंगे। फिर उन्होंने लकड़ियों का एक बड़ा सा खूबसूरत घर बनाया, जिसमें वो सारे आराम से रह सकते थे। बच्चों देखो, बन गया ना हमारे अरमानों का घर। अब हम सब इसमें आराम से रहेंगे। अब हम में से कोई भी खटका की तरह ठंड से नहीं मरेगा। गिन्नी परेशान होते हुए बोली, दीदी, हम रोज इतनी लकड़ियाँ काटते रहे तो इस तरह तो एक दिन जंगल की सारी लकड़ियाँ खत्म हो जाएगी। फिर हम लकड़ियाँ कहाँ से लाएंगे? तू सही कह रही है गिन्नी, इस तरह तो जंगल खत्म हो जाएगा। हमें बहुत सारे पेड़ लगाने पड़ेंगे। पेड़ होंगे तभी तो हमें लकड़ियाँ मिलेंगी। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे नए पेड़ लगाए। उन बच्चों के लकड़ी के घर और सामान की तारीफ दूर दूर तक फैलने लगी। जब ये बात वहां के बड़े बड़े नेताओं के पास पहुंची तो वो उनका काम देखने आ गए। बच्चों, तुम कूड़ा ना बीन कर इतना अच्छा काम कर रहे हो, यह बहुत ही गर्व की बात है। तुमने इन बच्चों के लिए लकड़ियों का घर बनाया और साथ में उन्हें मेहनत करना सिखाया। तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तुम गरीब बच्चों के लिए एक मिसाल हो। तुमने आत्मनिर्भर होकर सरकार के मुंह पर तमाचा मारा है कि किस तरह भूख और मौसम से लड़ते हुए तुमने ये सफलता खुद अपने दम पर हासिल की है। मैं तुम्हें सैल्यूट करता हूँ। नेताजी ने सरकार से सिफारिश की उन बच्चों का काम बढ़ाया जाए और उन्हें मुफ्त में शिक्षा और रहने का प्रबंध किया जाए। उनकी सारी मांगे पूरी हुई। जूली खुश होते हुए बोली, अगर हौसले बुलंद है तो इंसान कुछ भी कर सकता है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी मेहनत रंग लाई। अब हम सब स्कूल जाया करेंगे और बाकी समय में लकड़ियों के सामान बनाया करेंगे। उसके बाद सभी बच्चे एक इज्जत की जिंदगी जीने लगे और खुशी खुशी रहने लगे। बहुत से गरीब बच्चों के लिए जूली एक मिसाल बन गई। कहानी से सीख मिलती है कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। अगर बच्चों में हिम्मत और हौसले हो तो वो देश की तस्वीर बदल सकते हैं।